हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं और भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो भाषा सीधा सा है, शब्द को अगर हम इसकी कहते हैं व्युत्पत्ति करें, इसके शब्दों पर जाएं तो, या कह दें इसके शब्द के अर्थ को समझें तो, कि एक व्यक्ति द्वारा अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए जिस हाव भाव की ज़रूरत होती है उसे भाषा कहते हैं। या कह लीजिए, भोलानाथ तिवारी ने जैसे कहा कि भाषा है वो एक आदान प्रदान करने का माध्यम है। कोई एक बोलता है, दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है तो पहला समझता है। ये है भाषा मोटे मोटे रूप में। तो अब हम ये कह दें कि भाषा एक भावों का आदान प्रदान करने का माध्यम है, तो क्या खाली भाषा बोलने की बात को ही भाषा कहेंगे, या जो बोलने में समर्थ है, सशक्त है, वही भाषा है? तो फिर अगर हम ये कह दें तो क्या पशु पक्षियों की भाषा नहीं होती? वो भी अपने आप में भाषा है, वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की बात को पहचानते हैं, एक दूसरे के बोलने के हाव भाव को समझते हैं। और क्या हम चल रहे होते हैं सड़क पर तो देखते हैं जहाँ सिग्नल होता है तो वहाँ क्या लाल बत्ती, हरी बत्ती और पीली बत्ती, क्या वो भाषा नहीं है? यानी संकेत भी अपने आप में एक भाषा होती है। तो अब हम चलते हैं भाषा शब्द है क्या, किसे कहते हैं। तो भाषा शब्द का प्रयोग कई अर्थों में होता है। सामान्य रूप से भाषा उन सभी माध्यमों का बोध कराती है जिनसे भावाभिव्यंजन का काम लिया जाता है, यानी भावनाओं को व्यक्त करने का काम लिया जाता है। इस दृष्टि से पशु पक्षियों की बोली भी भाषा है, इंगित भी भाषा है। मैंने अभी जैसे तुम्हें बताया, संकेत करना भी एक भाषा है। सड़क की लाल हरी बत्ती भी भाषा है, और मनुष्य जो बोलता है वह भी भाषा है। इस बात से स्पष्ट होता है कि अपने सामान्य रूप से तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। कि जो कुछ हम सोच रहे हैं और उसको हम सोचे हुए को प्रकट कर दें, वही भाषा है, जो सामान्य रूप में समझा जाए तो। भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। प्लेटो ने सोफिस्ट में भाषा और विचार के बारे में लिखा है, विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। विचार तो प्रकट नहीं होते तब तक तो अध्वन्यात्मक या ध्वनि नहीं है, उसमें मूक भी है, समझ भी कौन पाएगा जब वो अंदर अंदर गूंगे का गुड़ हो जाएगा तो। पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है उसे भाषा कहते हैं। और जब वही विचार मुंह के माध्यम से प्रकट हो जाते हैं, ध्वनि में परिवर्तित हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं, तो भाषा कहलाते हैं। अर्थात वह विचार विनिमय का साधन होती है। अब है बोली या स्थानीय भाषा, क्योंकि हमने यहाँ है भाषा और बोली का अंतर समझेंगे। तो भाषा का तो हमें पता चल गया भाषा किसे कहते हैं, बोली भी हम देखते हैं बोली किसे कहेंगे। तो भाषा का यह रूप भूगोल पर आधारित है। एक छोटे से क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। ये बहुत सी व्यक्ति बोलियों का सामूहिक रूप है, और किसी छोटे क्षेत्र की ऐसी व्यक्ति बोलियों का सामूहिक रूप जिनमें आपस में कोई स्पष्ट अंतर न हो, उपबोली कहलाती है। यानी एक विस्तृत भूभाग में, एक विस्तृत भूभाग के कुछ लोगों द्वारा बोली जाती है, उसे बोली या उपबोली कहते हैं। और जैसे राजस्थानी भाषा के मारवाड़ी बोली के अंतर्गत शेखावाटी आदि रूप उपबोली ही हैं। यानी जो अब राजस्थानी कहेंगे तो हमें बड़ा विस्तृत भूभाग हो जाएगा, वो राजस्थानी भाषा हो जाएगी। लेकिन अब इसमें हम बोली की बात करेंगे तो एक मारवाड़ी बोली लाएंगे तो हमारा जोधपुर और बीकानेर आ जाएगा, वो हमारा मारवाड़ी क्षेत्र कहलाएगा, यानी सीमित क्षेत्र वो होगा अब बोली। जैसे बहुत सी व्यक्ति बोलियों जो आपस में पर्याप्त साम्य रखती हो, आपस में समानताएं हो, का सामूहिक रूप उपबोली है। उसी प्रकार बहुत सी मिलती जुलती उपबोलियों का सामूहिक रूप बोली है। यानी भाषा तो है वो एक विस्तृत भूभाग में बोली जाती है, उसका संक्षिप्त रूप है वो उपबोली में आता है, और उपबोली से भी बोली में चलते हैं। तो यानी जो हमारा मारवाड़ी है वो एक उपबोली है, वो बोली है, और राजस्थानी है वो हमारी भाषा तो अभी तक बनी नहीं, इसलिए हम कह देते हैं उसको उपबोली है। तो उसी प्रकार बहुत सी मिलती जुलती उपबोलियों का सामूहिक रूप बोली है। जैसे राजस्थानी भाषा के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती आदि बोलियां ही हैं। और अब चलते हैं हम भाषा और बोली में अंतर। तो पहले हम देखेंगे बोली।
तो बोली में है बोली का क्षेत्र छोटा होता है। नंबर दूसरा है एक या अधिक भाषाएं नहीं, इसमें एक ही भाषा होती है, बोलने वाले एक जैसे ही होते हैं, समाज सीमित होता है उसका क्षेत्रफल भी। तीसरा है बोली किसी भाषा से ही उत्पन्न होती है। अब वो किसी भाषा, जैसे राजस्थानी भाषा से ही मारवाड़ी बोली निकली है, मेवाड़ी बोली निकली है, ढूंढाड़ी बोली निकली है, ये भाषा का ही एक रूप है। अगला है हमारा नंबर 4, बोधगम्यता के आधार पर यदि दो व्यक्ति जिनका बोलना ध्वनि रूप आदि की दृष्टि से एक नहीं हैं किंतु वे एक दूसरे की बात समझ लेते हैं तो उनकी बोलियां किसी एक भाषा की बोलियां हैं। मान लीजिए मैं बोल रही हूँ मारवाड़ी होने के नाते और मेरी बात को एक हाड़ौती वाला समझ लेता है तो फिर वो समझना ही है एक बोली का दूसरे व्यक्ति की बोली के समझने वालों को, वो बोली ही कहलाती है। बोली के समझने वाले जो अगर समझ लेते हैं तो वो ध्वनि रूप आदि की समानता की वजह से बोली कहलाती है। इसके विपरीत विभिन्न भाषाओं के बीच यह बोधगम्यता बिल्कुल नहीं होती या कम होती है। अभी ये बात कहीं लागू हो सकती है, कहीं लागू नहीं भी होती है। कहीं तो हम जैसे हम मान लीजिए हम मैं चली और हाड़ौती वाले मेरी बात को समझ लेते हैं मारवाड़ी में, लेकिन वही बात अगर मैं जाकर केरल में समझाना चाहूँ तो कोई नहीं समझेगा, वहाँ भी बोली चलती है, ऐसा तो है नहीं। तो ये है कि एक जगह का एक भाषा के लोग आपस में अपनी बोली का आदान प्रदान तो कर सकते हैं लेकिन दूसरी भाषा के साथ में उसमें बोधगम्यता नहीं रहती। नंबर 5, भाषा प्राय साहित्य शिक्षा तथा शासन के कार्यों में भी व्यवहृत होती है। भाषा है वो राजकाज में भी है, शासन में भी है, कानून में भी है, वहाँ भी चलती है, किंतु बोली लोक साहित्य और बोलचाल में ही, किंतु बोली है वो लोक साहित्य में चलती है या फिर आपस में बोलचाल में चलती है। नंबर 6, भाषा का मानक रूप होता है किंतु बोली का नहीं। भाषा एक स्टैंडर्ड रूप लेकर चलती है, बोली में ऐसी कोई मान्यता नहीं है। नंबर 7, भाषा बोली की तुलना में अधिक प्रतिष्ठित होती है, अतः औपचारिक परिस्थितियों में प्राय इसी का प्रयोग होता है। ये हुआ बोली और भाषा में। अब अगला है भाषा में भी चले तो भाषा का क्षेत्र जैसे बोली का है वो सीमित होता है, छोटा होता है क्षेत्र है, तो और भाषा का बड़ा होता है। बोली है वो एक या अधिक भाषाएं नहीं होती बोली में, यहाँ भाषा में एक या अधिक बोलियाँ हो सकती हैं। और भाषा और बोली में है माँ बेटी का संबंध होता है, और ये माँ है जो भाषा होती है तो बेटी से बोली बेटी का काम करती है या बेटी का संबंध रखती है। तो ये तो थे इसके 7 बिंदु अंतरता को लेकर के। धन्यवाद बच्चों।